राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच भारत की कूटनीति एक बार फिर मजबूती के साथ सामने आई है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से सीधे बातचीत कर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस संकट को केवल दूर से देखने वाला देश नहीं है। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेंस 2026 सत्र 2 के लिए पंजीकरण विंडो फिर से खोल दी है, जो आज रात 9 बजे बंद हो जाएगी। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों को बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस व्यवधान के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुदान की पूरक मांगों पर जवाब देंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर एलपीजी और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, जो पश्चिम एशिया संघर्ष पर राहुल की चेतावनी के बाद आया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से ईरान से भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर आश्वासन मांगा है। हरियाणा के गुरुग्राम में बीते सोमवार को एक निर्माण स्थल पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद सरकार ने पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत असम पहुंचेंगे और इस दौरान वह विधानसभा चुनाव से पहले करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रशासन ने घरेलू गैस की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएक्सटी शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए अपने संबोधन में महात्मा गांधी की साबरमती में दांडी यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था, जिसने पूरे देश को आजादी के लक्ष्य के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उस ऐतिहासिक यात्रा के लगभग 100 वर्ष बाद भारत एक नई यात्रा पर निकला है, जो विकसित भारत के निर्माण की यात्रा है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिखर सम्मेलनों में होने वाला मंथन और उससे निकलने वाले विचार इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वैश्विक चुनौतियों और संकटों के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस यात्रा ने देश के कोने कोने को एक लक्ष्य के साथ जोड़ दिया था, और ये लक्ष्य था भारत की आजादी। आज ऐतिहासिक यात्रा के करीब 100 वर्ष के आसपास हम भारतीय फिर एक नई यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा है विकसित भारत की यात्रा। हमारा लक्ष्य एक है, हमारी मंजिल एक है, विकसित भारत। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में ऐसी समिट्स में हुआ मंथन, इनसे निकला अमृत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं आप सभी का आभारी हूं। आपने मुझे नेक्स्ट समिट के लिए आमंत्रित किया। साथियों, 21वीं सदी का एक कालखंड न भूतो न भविष्यति जैसा है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका है,
सप्लाई चेन फिर से तहस नहस हो रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्राथमिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं और ऐसे कालखंड में हमारा भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया इतिहास के जिस महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ी है, उस पड़ाव पर जिस देश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है भारत। वर्तमान में इतने सारे संकटों के बीच दुनिया का हर गंभीर नेतृत्व, हर जानकार भारत को लेकर बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है। अभी हाल ही में फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टुब भारत आए थे। उन्होंने कहा कि अब दुनिया की दिशा ग्लोबल साउथ तय करेगा और उस दिशा को निर्धारित करने की सबसे बड़ी शक्ति होगा भारत। इससे पहले कनाडा के पीएम कार्नी ने भी कहा था कि अगले 3 दशकों में दुनिया की इकोनॉमिक ग्रेविटी जिस सेंटर की ओर शिफ्ट हो रही है उसका नाम है भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों को सुलझाने वाला एक इनएविटेबल पार्टनर बन चुका है। आज टेक वर्ल्ड और अर्थ जगत के ग्लोबल लीडर्स के बयानों का निचोड़ निकाले तो एक ही भाव सामने आता है, अगर आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको भारत से जुड़ना ही होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सड़क परियोजना लखनऊ और यहां की जनता के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। उन्होंने इस परियोजना की अवधारणा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना भी की। लगभग 28 किलोमीटर लंबे इस ग्रीन कॉरिडोर से शहर में यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। यह कॉरिडोर शहीद पथ और किसान पथ रिंग रोड को आपस में जोड़ेगा, जिससे लखनऊ के विकास को नई गति मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और अपने संबोधन में उन्होंने अपने विचार साझा किए। आज जिस ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, यह सड़क परियोजना भी मैं मानता हूं कि लखनऊ के लिए, लखनऊ की जनता के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद है मेरे बहनों भाइयों। और इसका कंसेप्ट, इसकी अवधारणा जो योगी जी ने दी है, मैं योगी जी इस कार्य के लिए पुनः आपकी भूरी भूरी प्रशंसा में करता हूं और लखनऊ वासियों की तरफ से आपके प्रति मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। 28 किलोमीटर लंबे, 28 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत जो मुझे बतलाई गई लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और यह जो कॉरिडोर है वह दोनों रिंग रोड, शहीद पथ और किसान पथ को आपस में जोड़ेगा। और यह ग्रीन कॉरिडोर जो गुजरेगा वह लखनऊ के बीच से गुजरेगा। इससे स्वाभाविक है आप यात्रा करेंगे, समय बचेगा, आपको जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यह ग्रीन कॉरिडोर है और इसके चारों तरफ आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे मेरे बहनों भाई। चारों तरफ इस ग्रीन कॉरिडोर के पेड़ पौधे भी देखने को मिलेगी। और मुझे जानकर बहुत बेहद खुशी हुई है कि इस ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के दौरान अगर रास्ते में कोई पेड़ बाधक बना
तो उस पेड़ को काटा नहीं गया है, बल्कि उस पेड़ को उठाकर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर दिया गया है। मैं समझता हूं इस सोच के लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को मैं इस कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सब प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी का स्वरूप कैसे होना चाहिए, लोगों का जीवन सुगम कैसे बने, सरलता पूर्वक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कैसे मदद मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम आज प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल रही है। और इसीलिए जब लखनऊ के अंदर इस कनेक्टिविटी को प्रभावी बनाना है, जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में अपना विजन हम लोगों को प्रस्तुत किया, हम लोगों ने उस विजन को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा। और मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को, जिन्हें शासन से हम लोगों ने धनराशि नहीं दी, बल्कि इन्होंने शासन की जिस भूमि पर कब्जा हुआ था उसे कब्जा मुक्त करते हुए, उसको मॉर्गेज करते हुए उससे पैसा बनाया और अब 1618 करोड़ रुपए की लागत के इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया है। और उसके पहले 2 फेज आज लखनऊ वासियों के आवागमन के लिए ये आज समर्पित किए जा रहे हैं। ये सचमुच लखनऊ के लिए और श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, जैसे यहां पर कायम रोड से पक्का पुल तक और डॉलीगंज से समता मूलक तक ये 2 फेज के कार्यक्रम यहां पर आज पूरे हो रहे हैं और अब समता मूलक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक, यानी टोटल आयम से लेकर के किसान पथ तक 28 किलोमीटर की इस परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान सहरसा स्टेडियम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्कूल और कॉलेज बनाए गए हैं तथा बीपीएससी के माध्यम से करीब 2,98,000 शिक्षकों की बहाली की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचाई गई और अब अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है। साथ ही इच्छुक परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाने की योजना भी लागू की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और बात जान लीजिए कि हम लोग जो भी काम और अब केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो इसको लेकर के बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ किया गया है। 20 साल में जितना भी काम उससे भी ज़्यादा भी हो रहा है। अब एक बात जान लीजिए कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार यहाँ बनी थी और उसी में हम लोग आए थे। तो आप समझ लीजिए कि
तब से राज्य में कानून का राज है और अब लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं, शुरू से ही सब कुछ। लेकिन जब हम लोग आए और उसके पहले की जो सरकार थी, क्या हाल था, कितना बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये हम लोगों की जब सरकार बनी, उसके पहले जो सरकार थी तो यही हालत था। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है और तब से हम लोगों ने सबके हित में काम किया और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। जब शुरू में सरकार आई तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सब कुछ हम लोगों ने किया। सर्वप्रथम तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इतना किया, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को कुछ करके नहीं, आप ही लोग बना लीजिए और चलाइए इसको। खूब अच्छा से चलने लगा। अब इसके बाद फिर 2013 से हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी द्वारा सब कुछ करके हम लोगों ने उसके अलावे उसमें तो हो गया था शुरू में ही उन लोगों का 3,58,000। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 2023 में किया तो बीपीएससी का भी उसके थ्रू काम किया, सब जगह काम किया। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। अब पहले जो 2006 से 3,58,000 नियोजित शिक्षक थे, उसमें से बहुत लोग जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग का चलाए थे उसमें शामिल हो गए। तो इसी के लिए अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या तो अब दोनों को मिला करके तो 5,24,000 हो गई है। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि 2018 में भी हर घर बिजली पहुंचा दी गई। तो आप समझिए हम लोग शुरू में भी, और बिजली का तो हालत बहुत ख़राब था ना, घर की बिजली का। शहर में भी कितना था, 8 घंटा, कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने इसके लिए जैसे ही सरकार में आए काफ़ी पैसा लगा करके इसके लिए काम किया। तो करते करते ये सब काम करते हुए 2018 में ही जो आपको अभी बताया हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके से देर रात आग लगने की एक और घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार 2/52 ब्लॉक WHS ब्लॉक 2 कीर्तिनगर की टॉप फ्लोर पर रात करीब 1:30 पर अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इस इलाके में आग लगने की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट, फर्नीचर मार्केट और रमेश नगर डबल स्टोरी इलाके में आग की घटनाएं हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में आग लगने की 2 घटनाएं देर रात हुई थी, जबकि फर्नीचर मार्केट और रमेश नगर डबल स्टोरी में आग सुबह के समय लगी थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण की वजह से अगर कीर्तिनगर के टिम्बर और फर्नीचर मार्केट में आग दिन के समय लगती तो हालत और भी गंभीर हो सकती थी और आसपास की कई इमारतों को नुकसान पहुंच सकता था। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या टिम्बर मार्केट और फर्नीचर मार्केट के व्यापारियों के पास फायर एनओसी मौजूद है और क्या उनके पास ऐसे पर्याप्त सुरक्षा साधन हैं जो उन्हें आग से होने वाले बड़े नुकसान से बचा सकें। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, लेकिन अगर समय रहते सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन प्रशासन की सतर्कता पर सवाल अब भी बने हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के दुर्गापुर में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में किसान उत्सव मनाया जा रहा है, जो देश के अन्नदाता के सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से करोड़ों किसान परिवारों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त सीधे ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद गरीब कल्याण, विकास योजनाओं और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के दर्द और उनकी जरूरतों को समझते हुए उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज का दिन देश भर में पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह उस किसान के सम्मान का उत्सव है जो इस देश की आत्मा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसाम के गुवाहाटी से करोड़ों किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त सीधे खातों में भेजने का काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों में यही बात कहना चाहता हूं, यह काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिन पार्टियों ने इस देश के अंदर लंबे समय तक राज किया, उन्होंने किसान और गरीब का सिर्फ नारा दिया, लेकिन वो कभी गरीब या किसान के नजदीक नहीं आए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही 2014 में हमारी सरकार आई, आप सभी को पता है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, ये अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने किसानों के उस दुख को समझा, किसानों के दर्द को समझा, क्योंकि आप भी सौभाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री जी भी गरीब घर से निकल के किसानियत और वहां से निकल करके वो आगे आए हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, हमारे चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, वो एक ही बात कहते थे, जब ऊंचे पदों पर किसान का बेटा जाएगा, मजदूर का बेटा जाएगा, तो निश्चित रूप से किसान और मजदूर की बात को सुनेगा और उनकी बात को सुनकर के कानून भी बनाएगा और उसको लाभ भी दिलाएगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये किसान और मजदूर भाइयों का समय है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो आपकी वहां से निकले हैं, जो आपके दुख और दर्द को जानते हैं, ऐसे नेता आज हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब तक किसान की आय दुगनी नहीं होगी, किसान की लागत कम नहीं होगी, जब तक किसान आगे नहीं बढ़ सकता। और लगातार आप देख रहे हैं, वो वैज्ञानिक जब कहीं नहीं आते थे, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के हर उपखंड में, हर जिले में हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और हमारे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा जी उनको लेकर के गांव में गए, गांव में दिखाया कि गांव की स्थिति क्या है, उसके आधार पर आपको काम करना है। और आपने सबने देखा है कि लगातार हमारी सरकार किसान के लिए काम कर रही है। राजस्थान के भी 66,76,000 से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए की राशि आज मिलने वाली है, आज मिलने वाली है।
ये केवल राशि का हस्तांतरण नहीं है, यह एक संदेश है कि देश की सरकार अपने किसानों के साथ और अपने मजदूरों के साथ खड़ी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में पंजाब प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में नंबर 1 पर था और आर्थिक रूप से सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य था। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों में पंजाब 18वें स्थान पर पहुंच गया है। केजरीवाल ने बताया कि वर्ष 2022 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब उद्योग राज्य से बाहर जा रहे थे और पंजाब कर्ज के बोझ तले था। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर जनसंवाद के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी और जून 2025 में फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल शुरू किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र में 125 करोड़ रुपए तक के निवेश पर उस समय किसी भी प्रकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होती थी। साथ ही उन्होंने निवेशकों से इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की भी अपील की। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। तो जब भी कोई समस्या आती है तो हम उसको एक साइंटिफिक तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने पंजाब में सरकार संभाली तो हमने ये देखने की कोशिश की कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एक वक्त भारत से बहुत पीछे होते थे और आज बड़ी तरक्की कर गए। उन देशों ने क्या किया? तो 2 चीजें मोटी मोटी निकल के आ रही हैं जो उन्होंने की और वहां से हम लोगों ने प्रेरणा ली। एक, उन्होंने अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के ये देखा कि क्या करना है जिससे कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, बिजनेस करने वाले लोगों को क्या चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत 4% ग्रोथ, 5% ग्रोथ नहीं, एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो क्या करने की जरूरत है। और दूसरा, उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया। इन 2 चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने वही किया। मैंने और मान साहब ने पिछले 2-3 साल के अंदर पंजाब के अंदर जगह जगह घूम घूम के सनतकार मिलनी, व्यापारी मिलनी, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स व्यापारियों के साथ मिल के इतनी मीटिंग्स की हैं और उनकी बातें सुनी है कि आपको क्या चाहिए। अगर हम अपने एसी कमरे में हम या अफसर बैठ के ये सोचे कि हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता टेक्सटाइल कैसे काम करता है, हमें नहीं पता ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, हमें नहीं पता रियल एस्टेट क्या, आपकी क्या तकलीफें, आपको क्या चाहिए। ये सारी मीटिंग्स के बाद मोटे मोटे तौर पे एक बात निकल के आई कि लोग सरकार से दुखी हैं, सरकार की इंटरफेरेंस से दुखी हैं। अगर एक ही डिमांड है कि सरकार इंटरफेयर करना बंद कर दे, हमें अपना काम करने दो, हमें अपना धंधा करने दो। 24 घंटे हम सरकार का कभी ये डिपार्टमेंट, कभी वो डिपार्टमेंट, कभी ये अप्रूवल, कभी वो अप्रूवल, कभी ये पेनल्टी, कभी ये धमकी, कभी ये इंस्पेक्टर, कभी वो इंस्पेक्टर, फंसे हुए हैं सारे हमारे व्यापारी इस तामझाम के अंदर। तो वहां से हमने प्रेरणा लेके कई सारी चीजें शुरू की। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले साल जून 25 के अंदर फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल बनाया, जिसमें फ्लैट, अगर आप कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको अप्रूवल मिलेगा। सिंगल विंडो सिस्टम, आप वहां पे अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 45 डेज में अगर आपको अप्रूवल ना मिले तो 46वें दिन कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में डाल दिया, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है कंप्यूटर से, आपको डीम्ड अप्रूवल, सारे डिपार्टमेंट्स की अप्रूवल मिल गई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा किया गया एमएसएमई के लिए, एमएसएमई 125 करोड़ रुपए तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे 45 दिन की भी जरूरत नहीं है। आप अप्लाई कीजिए, 5 दिन के अंदर आपको लेटर हो जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन लेते हैं हम, एफिडेविट लेते हैं आपसे कुछ, वो एफिडेविट दीजिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन दीजिए, 5 दिन के अंदर आप अपने ऑपरेशंस चालू कर सकते हैं। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि आपके ये 3 दिन बहुत अच्छे रहें, बहुत प्रोडक्टिव रहें, आप काम भी करें और खूब, जैसे संजीव जी ने आप लोगों के लिए अरेंज किया है, खूब साइट सीइंग भी करें, खूब एंजॉय करें इन 3 दिन को, ताकि ये 3 दिन आपके लिए खूब मेमोरेबल रहें। मैं सबका, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम
राष्ट्र सर्वप्रथम